हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो कल का वीडियो लेक्चर था वो हमारा कक्षा 12वीं जो हमारा क्लास 12वीं का जो इतिहास था, इतिहास ईंट मणके तथा अस्थिया करके जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारत का, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो जो है हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो कल जो हमने हड़प्पा सभ्यता जो था उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने राजनीति के बारे में हमने पढ़ लिया था, हमने कृषि के बारे में हमने पढ़ लिया था, हमने पशुपालन को पढ़ लिया था। इसके साथ साथ जो धातु विज्ञान है हमने धातु विज्ञान को भी देखा था, तथा इनसे संबंधित जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट था, हमने उन सभी चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़े थे। अब इसी के क्रम में आज जो है हमारा व्यापार एवं परिवहन का टॉपिक हम लेके चलते हैं। व्यापार एवं परिवहन को देखेंगे, परिवहन को देखेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सवाल ये उठता है कि हम इस हड़प्पा सभ्यता को पढ़ें क्यों और पढ़ना क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत से बच्चों को एकदम बोरिंग लगता है कि एकदम बोरिंग है या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है इत्यादि। तो मैं इसके पीछे एक कारण आपको बताता हूँ। देखिए, अगर भारत के वर्तमान संदर्भ में अगर बात किया जाए तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में बहुत सारे शहर है, जैसे मुंबई है, आपका मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलुरु है या हैदराबाद, ऐसे बहुत सारे क्या आपके जो है शहर हैं, वर्तमान शहर। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये विकसित है, यानी भारत में जितने भी शहरों का विकास हुआ, जैसे अगर मुंबई है इसका विकास हुआ तो ये क्यों, क्योंकि ये तटीय शहर है। जबकि वहीं पर हैदराबाद उसका भी विकास हुआ है, कहीं विकसित शहर है। दिल्ली है, दिल्ली प्रशासनिक रूप से एक भारत की राजधानी, इसलिए उसका विकास हुआ। यानी वर्तमान में भी अगर देखते हैं अगर अपने भारत के बारे में, तो भारत अगर इतना हमारा बड़ा है तो इतने बड़े भारत में भी क्या, इतने बड़े भारत में भी हमारे, इतने बड़े भारत में भी क्या है, हमारा बहुत सारे शहर हैं, जिसमें कुछ ऐसे शहर हैं जो बहुत प्रसिद्ध शहर हैं, जो बहुत क्या प्रसिद्ध शहर एवं बहुत बड़े शहर हैं। तो अगर इनके ऊपर कारण जाना जाए कि वर्तमान में क्यों ये इतने बड़े शहर हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कारण मिलता है। तो ठीक दोस्तों, आज वर्तमान में आप देख सकते हैं कि भारत में इतने बड़े बड़े शहर और महानगर हैं, विकसित शहर है। ठीक उसी प्रकार लगभग आज से 4,500 से लेके 4,000 साल पहले हड़प्पा नाम की एक सभ्यता थी, जो अपने आप में बहुत ही विकसित सभ्यता थी। यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि जब यह सभ्यता का पतन हो जाता है तो वापस उस सभ्यता जितना विकास होने में लगभग 2,000 साल लग जाता है। बात समझ रहे? ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये सभ्यता इतनी विकसित थी, चाहे व्यापार हुआ, कृषि हुआ, परिवहन हुआ, इतनी विकसित थी कि जब इस सभ्यता का पतन हो जाता है तो वापस उसी जैसे उतने पैमाने पर विकास होने में 2,000 साल लग जाता है। कहने का क्या मतलब है, हम ये करना चाहते हैं, ये जो है आपका जो हड़प्पा सभ्यता है, आपका जो ये मान लिया हड़प्पा सभ्यता है, इसको इतना ऊपर विकास करने में इसको क्या है, इसको जो है 1,000 साल लग गए, और किसी कारणवश इस सभ्यता का क्या पतन हो गया, और पतन हो गया फिर वापस क्या नीचे आ गया। ठीक है, शहरों का पतन हो गया, सभ्यताओं का पतन हो गया, वापस इन्होंने जहाँ तक ये विकास किया था वहाँ तक हमें पहुँचने में लगभग 2,000 साल लग जाते हैं। वहाँ तक क्या हमें पहुँचने में 2,000 साल लग जाते हैं, कितना 2,000 साल लग जाते हैं। और ये सभ्यता अपने आप में ही विकसित थी, चाहे कृषि हो, व्यापार हो, परिवहन हो, पशुपालन हो, संचार हो, किसी भी क्षेत्र में ये सभ्यता अपने आप में बहुत ही बड़ी और बहुत ही व्यापक और विकसित सभ्यता थी। क्योंकि इस सभ्यता का कालखंड जो हमें जानकारी मिलती है, यानी इस सभ्यता की जो कालखंड की जो हमें जानकारी जो मिलती है, हमें जो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक जो हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है, इस सभ्यता इस समय तक इतनी विकसित सभ्यता थी कि पूरे विश्व में कहीं भी इतनी विकसित सभ्यता में नहीं दिखी। और जब इस सभ्यता का पतन हो गया, फिर उसके बाद वही भारत में नवपाषाण युग आया, सॉरी नवपाषाण नहीं, ताम्रपाषाण युग आया।
फिर 2000 साल तो उनको फिर वापस उतना विकसित होने में लग गया। यानी अगर वर्तमान के अगर संदर्भ में बात करें तो वर्तमान के लोग किस तरह के घर में रहते हैं? पक्के घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पक्की ईंटों के घर में रहते हैं। लेकिन अगर आपके दादा दादी की बात कर ले तो वो किस तरह के घर में रहेंगे? वो फूस के घर में रहेंगे, यानी या कच्चे मकान के घर में रहेंगे, जो मिट्टी के घर होते हैं ना, उस तरह के घर में रहे हैं। तो ये कब की बात है? ये आज से 50 साल पहले की बात है। वो इस तरह के घरों में रहे हैं। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता था, जो इतनी पुरानी सभ्यता थी, उस सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे रहते थे? वो पके हुए घर में रहते थे। क्या होते हैं? पके हुए घर में रहते थे। पके हुए घर थे, नहरों के साक्ष्य, जो वर्तमान में हम नहरों का प्रयोग सिंचाई के लिए करते थे, उस समय भी नहर पाए गए, जो इतना साल पुराना आज से है। नहर पाए गए हैं, तालाब पाए गए, स्नानागार पाए गए हैं, पक्की सड़कें पाई गए हैं, और जो है नालियाँ पाई गई हैं, अन्य चीज़ें पाई गई हैं। तो अपने आप में बड़ा एक चिंता तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने साल पुराने इतनी विकसित सभ्यता आखिर कैसे? आखिर ये लोग कौन थे, कहाँ से हैं, और इतना बड़े पैमाने पर आखिर लोगों ने विकास कैसे किया? और इनका फिर पतन हो गया, ये पूरी तरह से इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। आखिर ये आए कैसे? इनका इतना कम से इन्होंने बड़े पैमाने पर विकास कैसे किया? और ये इनका अंत कैसे हो जाता है? जब इनका अंत हो जाता है फिर उतने बड़े पैमाने पर विकास होने में 2000 साल लग जाते हैं। लंबा एक समय लग जाता है, लंबा एक समय लग जाता है उनकी तरफ विकसित होने में, उस समाज को, उस क्षेत्र को। ताकि इन लोगों ने इतना बड़े पैमाने पर आखिर विकास कैसे किया? ये लोग आए कहाँ से? तो आप कहीं ना कहीं अगर राजनीति के बारे में आपने पढ़ लिया, कृषि के बारे में पढ़ लिया, पशुपालन धातु के बारे में पढ़ लिया, अब हमें क्या व्यापार एवं परिवहन के बारे में पढ़ना होगा। और व्यापार परिवहन को पढ़कर हमें तुलना करना होगा कि वर्तमान में जो हमारा व्यापार है, परिवहन है, उसको देखते हैं। और जो 4,500 आज से जो 4,500 साल पूर्व पहले, साढ़े आज से जो 4,500 साल पहले उन लोग का व्यापार कैसा था, परिवहन कैसा था, उन सभी चीज़ों को देखेंगे और तुलना करेंगे कि वो कहाँ पर थे। अगर इतिहास में ऐसा माना जाता है, यदि उन सभ्यता का यदि पतन नहीं हुआ होता तो ये सभ्यता और भी उन्नत और भी विकसित रही होगी। लेकिन क्या ये सभ्यता आई, समाप्त हो गया। लेकिन वो अपने समय में जिस समय भी थी, उस समय इतनी विकसित सभ्यता थी कि उस समय इसके जितना विकसित कोई सभ्यता नहीं थी। बस फर्क इतना था कि आज हम में और उनमें कि हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, टीवी का प्रयोग करते हैं, या 4 व्हीलर 2 व्हीलर का प्रयोग करते हैं। बाकी उनके समय में ये सभी चीज़ें नहीं थी। लेकिन धातु विज्ञान हुआ, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, आज की तुलना में वो भी बेहतर थे, वो भी योग्य थे। तो ये जो आज जिस तरह की हमारी कृषि कृषि व्यवस्था है, व्यापार है, वाणिज्य है, उस तरह उन लोग के 4,500 साल पुरानी थी। बस फर्क इतना है तकनीक का कि हमारे पास तकनीक है, उनके पास तकनीक नहीं था, लेकिन वो भी विकसित थे। आज आप देखो गांव में चल जाओ तभी भी 2 माले घर आपको देखने को मिलेंगे, आज भी पक्के मकान देखने को मिलेगा। लेकिन ये सभ्यता जो 4,500 साल पुरानी सभ्यता थी, वो लोग पके हुए मकान में रहते थे, 2 माले घर में रहते थे, कुएं होते थे, स्नानागार होता था, शौचालय होता था, नहरों के साक्ष्य पाए गए इत्यादि। इन तरह के क्या प्रमाण मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य को देखते हो कि आप समझे कि आखिर ये लोग इन्हें विकसित कैसे हुए, इनका विकास का क्या स्तर था, इनका समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था। उससे उसको पढ़कर वर्तमान में आप तुलना कर सकते हैं कि वर्तमान में किस तरह नगरीय व्यवस्था को, नगरीय योजना को, वर्तमान सभ्यता को उसने प्रेरित किया। तो इसके बारे में क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, जब ये सभ्यता का पतन हो जाता है, जब इस सभ्यता का क्या होता है, जब पतन हो जाता है, फिर 2000 साल तक वही 2000 साल तक फिर कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, बड़े पैमाने पर कृषि नहीं, बड़े पैमाने पर उद्योग नहीं, बड़े मकान नहीं। फिर 2000 साल तक लोग, जब इनका पतन हो जाता है तो फिर 2000 साल तक लोगों को क्या समय लगता है फिर इनके जितना विकसित होने में। यानी ये आए 1000 साल में यहाँ तक विकसित हो गए, पतन हो गया, पतन के बाद फिर हमको इनके जितना विकसित होने में हमें 2000 साल लग गया। और यह हमसे कई हजार साल पहले इतना विकसित हो गए। तो उसके बारे में जानना है कि आखिर ये लोग इन्हें विकसित कैसे थे, समृद्ध कैसे थे। ठीक है, तो हम अपने क्रम को, हमने राजनीतिक संबंधी निष्कर्षों को देख लिया था, प्रशासन के बारे में देख लिया था, अर्थव्यवस्था को देख लिया, अन्य चीजों को क्या हमने देख लिया था। अब हम व्यापार परिवहन के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए,
हड़प्पा सभ्यता में दो तरह के व्यापार होते थे, एक आंतरिक व्यापार होते थे, एक बाह्य व्यापार होते थे। आंतरिक व्यापार की अगर बात करें, व्यापार की जानकारी मिलती है। जैसे अगर आंतरिक व्यापार में अगर हम बात करें, देखिए पहले मैं इसको इरेज कर दूं, है ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के दो व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। एक होता है आंतरिक व्यापार, दूसरा जो है बाह्य व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में वहां पर दो तरह के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, एक आंतरिक व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, एक बाह्य व्यापार के। अब आंतरिक व्यापार क्या है, बाह्य व्यापार क्या है? आंतरिक यानी देश के अंदर जो हमारी भारतीय उपमहाद्वीप है, जो भारत है, इस बाहर के अंदर जो व्यापार होते थे, और बाह्य व्यापार जो बाहरी देशों से। आंतरिक व्यापार में अगर आप देखो, जैसे सोना हुआ, तो सोना जो होते थे वह कर्नाटक जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे, जो आज से 4 से 4,500 साल पहले सोना कर्नाटक से ले आते थे, व्यापार करते थे, लाते थे। उसके साथ साथ और कुछ थे, जैसे तांबा राजस्थान से हो गया। तांबा की अगर बात करें, सोना कर्नाटक हो गया, तांबा जो है तांबा राजस्थान से हो गया। फिर लकड़ी हो गया, जो एक लकड़ी आती है जिसे वो बहुत कीमती लकड़ी, जिसका प्रयोग किसी न किसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। जैसे लकड़ी खान से गणेश्वर संस्कृति भी कहा जाता है। इसको टीन अफगानिस्तान से कीमती लकड़ी जो जम्मू से लाया जाता है। एक कीमती लकड़ी होती है जिसका विषय से किसी फर्नीचर जैसे किसी कार्य में उसका उपयोग करते थे। अब किस तरह के उपयोग करते हैं, कहाँ पर, हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था। चलिए ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि लकड़ी जो है जम्मू कश्मीर से लाई, ये कीमती बहुत लकड़ी होती थी, इसका टिकाऊ भी होती थी, ये बहुत कम पाई जाती थी। इसका जम्मू से इसका लकड़ी का उपयोग लाके कुछ करते थे। अब इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती थी किस लकड़ी का उपयोग। एक सेकंड जरूर रुके रहिए। इस लकड़ी का उपयोग किस लिए करते थे, हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन लकड़ी यहाँ से यह निर्यात करते थे। तो आंतरिक व्यापार में क्या करते थे, ये सोना जैसे कर्नाटक से हो गया, तांबा राजस्थान से हो गया, और लकड़ी जो होता था जम्मू से लाया जाता था। अब बात समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है, ये हमारा भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। तो हड़प्पा सभ्यता कुछ इस तरह के त्रिकोणा आकार में रहती थी। हड़प्पा सभ्यता इतनी ही क्षेत्र तक फैली थी, और ये बीचों बीच जो जाता था, एक हमारा यह सिंधु नदी होता था, ये हमारा क्या सिंधु नदी होता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इतने ही क्षेत्र में आपका फैली हुई थी। तो इनको क्या करते थे, आंतरिक अपने देश के अंदर, जैसे कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू हो गया, इन सब क्षेत्रों से क्या व्यापार की इन सभी चीजों का आयात करती थी, मतलब व्यापार होता था। जबकि बाह्य व्यापार की अगर बात करें, तो बाह्य व्यापार में जैसे मिस्र हुआ, ओमान हुआ, अन्य देशों के साथ इनका क्या व्यापार होता था बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार की भी जानकारी मिलती है। और मैं कुछ इसमें आपको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है कि हड़प्पा या मेलवा का संबंध दिलमन बहरीन मगान, जिसे ओमान कहते हैं, हड़प्पाई वस्तुएं जिन क्षेत्रों में मिली है और मेसोपोटामिया से कम मिली है। स्थल एवं जल दोनों मार्गों से व्यापार होता है। यानी जो मेसोपोटामिया, जैसे हड़प्पा नाम की एक सभ्यता थी, वैसे पूर्वी यूरोप में, जैसे हड़प्पा नाम की आपकी सभ्यता है, वैसे यूरोप के क्षेत्र में उधर आपका मिस्रोपोटामिया नामक क्या एक सभ्यता है। इस सभ्यता के अभिलेखों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जल एवं स्थल, यानी जल एवं
जल स्थल। अब मैं कह जल मार्ग स्थल मार्ग, यानी दोनों मार्गों से लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। जल मार्ग जैसे नदी हुआ, इसके माध्यम से व्यापार करते थे। स्थल यानी आज जो ऊँट हो गए, गधे हो गए, घोड़ों की तो जानकारी थी नहीं, तो इन सभी जानवरों के बैलगाड़ी होता था, जिसमें आगे कुब्बड़ वाले जो जानवर होते इनको आपने क्या करते थे, जो कुब्बड़ वाले कुछ इस तरीके से कुछ जानवर होते थे कुछ, उनका प्रयोग ये लोग, उनका जो है प्रयोग ये लोग क्या करते थे, सामान ढोने के लिए एक जगह से दूसरे जगह से आने जाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो कहने का क्या मतलब है, उस समय जो व्यापार होता जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। इसकी जानकारी हमें क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें मिलती है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके अभिलेखों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जल तथा स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। अब यहाँ देखिए, अगर जल मार्ग से अगर व्यापार करें तो इसका मतलब क्या है, नदी है, नदी है तो इसका मतलब नाव है। यानी उस अपने आज से 4,500 साल पहले ये लोग इतने विकसित थे कि इनको नाव की भी जानकारी थी। और नाव की जानकारी थी, इसका मतलब बंदरगाह थे। बंदरगाह यानी वो क्षेत्र जहां पर जहाजों को रोका जाना, जहाँ जहाज छूटते थे, जहां से क्या जहाज जोड़ते छूटते थे और जहां जहाज आके रुकते थे, यानी बंदरगाह की जानकारी इनके पास आज से 4,500 साल पहले थी। जबकि जब इनका पतन हो जाता है ना, तो 2,000 साल तक ऐसा समय आता है जब ना तो पक्के घर थे, ना तो बंदरगाह थे, कुछ नहीं था, सामान्य जीवन था। फिर इन सब तक इंसान को यहाँ तक पहुँचने में पक्के घर, बंदरगाह, नलक, सड़क, मार्ग, जल मार्ग, इसके यहाँ तक फिर पहुँचने में, इतना विकास करने में लोगों को 2,000 साल लग गया। कहने का मतलब मैं ये बताऊं, जैसे कि ये भारत है, तो यहाँ के जो सभ्यता के लोग थे ना, आज से 4,500 साल पहले, आज से 4,500 साल पहले, 4,000 साल पहले ये बहुत विकसित है, ये बहुत विकसित है। वहीं पर अगर आप इस वाले क्षेत्र को ले लो, अगर आप इस वाले क्षेत्र को ले लो, गंगा के मैदान को अगर आप ले लो, ये हमारे ये गंगा का ये वाला जो मैदान ले लो, इसकी अगर बात करो तो आज से 2,500 से लेके 2,000 साल पहले तक, आज से 2,500 से लेके 2,000 साल पहले जितने ये विकसित थे उतने विकसित इस समय हुए। मतलब जब इनका पतन हो जाता है ना, उसके बाद गंगा घाटी में फिर नई सभ्यता आती है, नए लोग आते हैं, लोग रहना चालू करते हैं। तो आज से 2,000 साल पहले ये इतने विकसित थे जितने ये इनसे बहुत पहले विकसित हो चुके थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 4,500 साल पहले इन्होंने जितना विकास किया, जब इनका पतन हो जाता है फिर गंगा घाटी सभ्यता में जो नई सभ्यता आती है, उनको बहुत समय लगता है विकास इन सभी चीज़ों को करने में। तो अपने आप में ये क्या, ये विकसित सभ्यता थी। और हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, मेसोपोटामिया की जो अभिलेख, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जल मार्ग एवं स्थल मार्ग दोनों मार्गों से क्या व्यापार करते थे। जल मार्ग से व्यापार करने के नदी का प्रयोग करते थे। नदी हुआ जैसे बंदरगाह हो गया, समुद्र के माध्यम से होता था, नदी के मार्ग से बंदरगाह होता था। यानी ये समुद्र को भी परिचित थे, समुद्र रास्ते से भी परिचित थे, यानी दिशा का भी इनको ज्ञान था। इतने ये लोग विकसित हो गए थे आज से 4,500 साल पहले। इतनी इतनी बड़ी और व्यापक सभ्यता ये थी। अब बंदरगाह भी बहुत सारे थे, ठीक है। और स्थल मार्ग से बात की तो बैलगाड़ी का प्रयोग करते, ऊँट का प्रयोग करते थे, गधे का प्रयोग करते होंगे, लेकिन घोड़े का प्रयोग नहीं करते, घोड़े को नहीं जानते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, जल स्थल जल मार्ग दोनों मार्गों से व्यापार होता था। जल मार्ग का अधिक महत्व रहा होगा, और जल मार्ग का अधिक रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जल मार्ग से नाव का प्रयोग करके अब बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ला सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ले जा सकते हो। स्थल मार्ग से आप ऊँटों से और अन्य बैलगाड़ी से कहाँ तक आप कितना सफ़र करोगे, कितनी चीज़ों को आप ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। और आगे देखिए, रहा होगा लोथल में एक डाकियार्ड का साक्ष्य तथा तैमाबाद में कासे के रथ का साक्ष्य मिला है। यहाँ लोथल में डाकियार्ड का यानी नाव जैसी चीजों का साक्ष्य मिला है, तथा लोथल में क्या हुआ, तथा जो तैमाबाद एक क्षेत्र जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तैमाबाद में एक कासे का, उस समय कासे का प्रयोग करते, तो कासे का एक रथ का साक्ष्य मिला है कि यानी हड़प्पा सभ्यता का लोग थे, शायद रथ को से परिचित थे। और रथ से परिचित थे तो रथों की जगह घोड़े नहीं होते थे, कुब्बड़ वाले जानवर होते थे, कुब्बड़ वाले बैल होते थे, या अन्य ऊँटों का प्रयोग करते थे। इन सभी चीज़ों का
प्रयोग करते थे स्थल मार्ग में सभी गाड़ियों को खींचने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, सिक्कों का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ये भी एक फैक्ट है। मैंने कहा था ना, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट प्लस डाटा, तीन चीज को हम लेके चलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या, सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वो लोग क्या करते थे, विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी। अब विनिमय दर प्रणाली क्या, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, विनिमय दर प्रणाली का मतलब यह कि प्राचीन समय में, पहले मैं यहाँ लिख दूं आप लोग के लिए, हड़प्पा वासी सिक्कों से परिचित नहीं थे। यानी हड़प्पा जो वासी थे वो क्या सिक्कों से परिचित नहीं थे, सिक्कों यानी सिक्कों से परिचित नहीं थे। तो अब ये सवाल उठता है, जब इतने बड़ी विकसित सभ्यता की बंदरगाह है, सड़क है, नहर है, प्रशासन है, दो मालिये घर है, बाजार है, व्यापार है, सब कुछ है, जब सिक्का नहीं तो आखिर खरीदारी कैसे करते थे, बेचते कैसे हैं? तो पहला तो कारण ये दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे देख सकते हो कि जो तांबा है, कांसा है, इन सब का जो खुद आयात निर्यात कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है शायद उस समय इनके पास बड़े पैमाने पर धातु नहीं रही होगी, इस वजह से ये सिक्कों का प्रयोग जो है नहीं कर पाए होंगे, या इनकी जानकारी नहीं थी। हम ये नहीं जानते कि हड़प्पा के सभ्यता के लोग सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, इसके पीछे क्या कारण है। हालांकि कुछ तर्क दिया जाता है, कल्पना की जाती है कि इनके पास बड़े पैमाने पर धातु की कमी रही होगी, या सिक्के का निर्माण करने में असफल होंगे, या जो भी कारण हो गया, मतलब इनको सिक्के की जानकारी नहीं थी। तो अब यह सवाल था, जब सिक्के की जानकारी नहीं होती तो खरीदारी कैसे करते, क्योंकि बाजार के भी साक्ष्य मिले, मंडियों को भी साक्ष्य मिले, व्यापार भी होता था, बिजनेस भी होता था, उद्योग भी होता था, सब कुछ होता था। तो आखिर खरीदारी कैसे होता है बिना सिक्कों, तो पॉसिबल है नहीं। तो लोग बताते हैं उस समय में वस्तु विनिमय वस्तु वस्तु विन प्रणाली वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी। प्रणाली प्रचलित ऐसा माना जाता है कि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, इसने गेहूं उगाया, और ए व्यक्ति ने गेहूं का खेती की, वहीं पे बी व्यक्ति है, उसने चावल की खेती की, इसने क्या चावल की खेती की। अब जो कि ए व्यक्ति को चावल चाहिए तो बी व्यक्ति को गेहूं चाहिए, तो क्या करते थे, कुछ ऐसा नाप तोल का कोई सिस्टम बना लेते थे, जैसे नापने तोल का, कि मैंने तुमको इतना जो है गेहूं दिया, तो तुम भी मुझे क्या कर, इतना चावल दे, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते होंगे। या एग्जाम्पल तौर पर ये समझो, यहाँ पर मान लो कोई सी नाम के व्यक्ति है, सी नाम के व्यक्ति पास है, मान लीजिए दाल है, सी व्यक्ति के पास दाल है। अभी इसके पास दाल है, अब गेहूं वाला व्यक्ति इसके पास गया, अब इसके पास क्या चला गया, कहा मुझे दाल दे दो, इसने इस व्यक्ति ने इसको क्या किया, दाल दे दिया। अब ये व्यक्ति इसके पास क्या गेहूं है, अब इसको जब गेहूं देगा तो ये मना कर देगा, कह रहा हमें गेहूं नहीं चाहिए, यानी गेहूं नहीं चाहिए, बोला हमको गेहूं नहीं चाहिए, तुमको दाल चाहिए तुम दाल ले लो, लेकिन हमको क्या गेहूं नहीं चाहिए, हमको चाहिए चावल। अब चावल तो इसके पास है, अब ये क्या करे, या तो अपना गेहूं इसको दे दे, इसको क्या गेहूं दे दे, और इसको क्या ये गेहूं ले ले, और गेहूं लेने में इससे एक्सचेंज करे, या फिर जिसके पास गेहूं है वो पहले चावल वाले के पास जाए, उसे चेंज करे। तो इस तरह से क्या वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली एक स्तर पर जब सिक्के नहीं थे तो ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में क्या यह समस्या होने लगे, क्योंकि जिसको जो चाहिए था वो उसको मिलता नहीं था। जैसे मैंने बताया ये गेहूं का, ये इसको गेहूं चाहिए, अब ये जो है मान लीजिए किसान है, गेहूं उगाता है,
वहीं पर कुम्हार है, मटके बनाता है, मटके बनाता है। और वहीं पर सी नाम का एक व्यक्ति है जो क्या कहता है, औजार बनाता है, औजार बनाता है, कृषि औजार, कृषि कृषि औजार बनाता है। तो अब जो है गेहूं वाला जो किसान है वो खेती करता है, किसान है खेती करता है, इसके पास गया, इसने औजार इसको चाहिए, औजार इसने इसको दे दिया, कहा ठीक है औजार ले लो। लेकिन जब ये गेहूं इसको दे रहा तो कह रहा मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मेरे पास गेहूं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे बर्तन चाहिए। अब ये बर्तन वाले पास जब इसको जा रहा है तो इसको अपना औजार दे रखा है, मुझे औजार नहीं चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए। तो समस्या आ रहा है ना, तो आप आपस में कैसे एक्सचेंज करें? अगर इन तीनों में यानी ए बी और सी तीनों अगर सहमत हैं आपस में एक्सचेंज करने के लिए तो ठीक है, तत्व विभिन्न प्रणाली समस्या नहीं है। लेकिन तीनों आपस में एक्सचेंज करने की सहमति नहीं है तो फिर क्या होगा? तो विनिमय प्रणाली नुकसानदायक है। तो शुरुआत के कई सालों तक जब सिक्कों का आविष्कार नहीं होता तो कुछ लोग इस तरह से क्या करते थे, विनिमय दर चलाते। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल जाओ तो इस तरह के विनिमय प्रणाली आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास गेहूँ, गेहूँ तुम गेहूँ ले लो, उसी के रेट के अनुसार मुझे चावल दे दो इत्यादि, ये प्रचलित है। तो ये आप जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता के लोग सिक्के से परिचित नहीं थे। तीन चीज जानिएगा, पहला हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े नहीं जानते थे, घोड़े का ज्ञान नहीं था, हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे कि लोहा भी कुछ होता था, सोना चांदी तांबा जानते थे लेकिन लोहा नहीं जानते थे। गाय भैंस बकरी ऊंट सुअर कुत्ता को जानते थे लेकिन घोड़े को नहीं जानते थे। तीसरा, इनके पास नहरों का विकास था, तालाब था, बंदरगाह था, नाव था, दो मालिये घर होते थे, पक्के सड़कें होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनको सिक्कों की जानकारी नहीं थी, सिक्के जैसा कोई चीज ही नहीं था इनके पास, बल्कि धातु का आभूषण पहनते थे लेकिन सिक्के की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो तीन चीज का इन्हें कोई जानकारी नहीं था, सिक्कों का जानकारी नहीं था, घोड़ों का जानकारी नहीं था, लोहा का जानकारी नहीं था, बाकी सबका था इनके पास जानकारी। ठीक है, ठीक है। और हाँ एक बात और जानिए, कृषि फसलों की अगर बात करें तो गेहूं जौ बाजरा मक्का इनका ये प्रयोग करते थे। जानवर में गाय भैंस बकरी इसका प्रयोग होता था। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब हड़प्पा सभ्यता में आप लोग ने इन सभी चीजों को आपने जान लिया, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी, बड़ी संख्या में शहरों का साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप प्रथम शहरीकरण के साक्ष्य मिलता है। यानी बड़े पैमाने पर शहरों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, धौलावीरा हुआ, लोथल हुआ, हड़प्पा हुआ, कालीबंगा हुआ, राखीगढ़ी हुआ। ऐसे बड़े पैमाने पर शहरों के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे वर्तमान में आपका ना मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, हैदराबाद है, चेन्नई है, लखनऊ है, बहुत से शहर हैं। लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जो छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जैसे मुंबई ले लें, मुंबई भी एक शहर है, लखनऊ भी एक शहर है। सबसे बड़ा कौन है? मुंबई है। तो मुंबई मान लो आपका मोहनजोदड़ो उस समय उसके बराबर ताकतवर था। लखनऊ भी एक शहर है, उसके जगह पे मान लो लोथल हो गया। मतलब जैसे कि मुंबई लखनऊ दोनों बड़े शहर हैं लेकिन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? मुंबई है। वैसे उस समय क्या होता था, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, इतने बड़े बड़े शहर होते हैं और नगर होते थे। ठीक है, ये, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए समाज में विभिन्न वर्गों वर्ण व्यवस्था। अब आइए समाज के बारे में जान लेते हैं। हमने राजनीति को देख लिया, हमने कृषि को, हमने राजनीति देख लिया, राजनीति में हमने अर्थव्यवस्था को देख लिया। देखिए हमने राजनीति को पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था हमने राजनीति को देख लिया, अर्थव्यवस्था देख लिया। अर्थव्यवस्था में हमने कृषि को देख लिया, कृषि को देख लिया, पशुपालन को देख लिया। ठीक है, हमने व्यापार को देख लिया, व्यापार हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन हो गया, फिर शहर हो गए, शहर हो गए, या आप ले लो धातु हो गया, धातु हो गया इत्यादि का। हमने क्या है, कृषि है, पशुपालन है, व्यापार परिवहन है, शहर धातु, इन सब के बारे में हमने अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ लिया।
अब हमें पढ़ना है समाज के बारे में। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? समाज के बारे में। समाज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हम समाज के बारे में जो है हम धर्म के समाज के बारे में जाति को पढ़ेंगे, धर्म को पढ़ेंगे। क्या वर्तमान समय में भी इतने सारे धर्म थे, जाति थे, संप्रदाय थे, तो इन सभी के बारे में क्या हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लिख दूं, अगर समाज की अगर बात की जाए तो समाज, समाज की बात करें तो जाति को पढ़ना है। जाति हो गया, या वर्ण ले लीजिए, वर्ण ले लीजिए, वर्ण ले लीजिए, या अंधविश्वास इसमें होगा, अंधविश्वास हुआ, अंधविश्वास हुआ, या विचार हो गया, विचार हो गया। फिर नृत्य हो गया, नृत्य हो गया, समाज का ही अंग है ना। संगीत हो गया, या आप ले लिए जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, पुरोहितवाद है कि नहीं इसको देखेंगे। मैं बस अभी लिख रहा हूँ, अभी पढ़ के जानेंगे कि पूजा पाठ होता था कि नहीं होता था, पूजा पाठ जैसे कोई व्यवस्था थी कि नहीं थी, कर्मकांड था कि नहीं था, पुरोहितवाद था कि नहीं था, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार जैसी कोई व्यवस्था थी कि नहीं थी। यानी इन सभी चीज़ों के बारे में समाज पढ़े। तो हमने इसको पढ़ लिया, राजनीति पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था पढ़ लिया। समाज में हमें जाति वर्ण के बारे में पढ़ना है, अंधविश्वास या जो उनकी विचारधारा है उसके बारे में पढ़ेंगे। नृत्य, संगीत, इस तरह के कुछ थे कि नहीं थे, खेल जैसे कुछ मनोरंजन के कोई साधन थे कि नहीं थे, मनोरंजन, मनोरंजन के कोई साधन थे, मनोरंजन के साधन थे कि नहीं थे, या पूजा पाठ, कर्मकांड, पुरोहितवाद, अंतिम संस्कार, यानी समाज में जो भी उसमें चीजें व्यक्त थी वो देखेंगे, या उनके समाज को हम पढ़ेंगे कि उनका समाज कैसा था, उनकी विचारधारा किस तरह की होती थी, पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं इसकी सफाई कर दूं। यदि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी आप जाइएगा मत, अभी मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप मेरा यूपी बोर्ड ओमकार मौर्य क्लासेस, आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जितने भी साहित्य के विषय हैं ये आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब समाज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए समाज के बारे में, देखिए समाज के बारे में क्या है। समाज में विभिन्न वर्णों व वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, दास प्रथा, महिलाओं की दशा, आवासीय संरचना, खान पान, पहनावा, शिक्षा, धार्मिक विश्वास या धार्मिक कृतियों, भाषा, लिपि इत्यादि की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में जाति हुआ, वर्ण हुआ, वर्ण हुआ। हड़प्पा सभ्यता में जाति और वर्ण की क्या जानकारी मिलती है। अब कोई इसका क्या प्रमाण है वहाँ पर वो जाति था या वर्ण व्यवस्था था, इसकी क्या जानकारी मिलती है। इसका जानकारी के लिए आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में आपने एक फोटो देखा जिसमें एक व्यक्ति रहता है जो जिसकी दाढ़ी रहती है। ठीक है, जिसकी क्या दाढ़ी कुछ इस तरीके से रहती है, सेविंग से। ठीक है, उसके जो हाथ रहते हैं कुछ इतने हाथ उसके रहे होंगे, आप देखे होंगे तो कुछ इसको उसके जो कुछ इस तरीके से ऐसा रहा होगा। उसके आधा हाथ जो होते कटे होंगे, उसके ऐसे दाढ़ी देखने को मिलेगा, उसके इस तरह से आंखें आपको देख रहेंगे, और ये क्या कुछ इस तरीके उसका मुंह रहा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो क्या है अपने समय का कोई साधु संत महात्मा रहा होगा। तो उसके आधार पर अनुमान लगा कि उस समय जाति वर्ण व्यवस्था जैसी रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कुछ समय जैसे बिजनेस तो होता था, व्यापार होता था, तो व्यापारी व्यापारी लोग होते थे, यानी वैश्य तो होते होंगे। फिर उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य था, साम्राज्य मतलब सभ्यता रहेगी, तो इनको कोई तो चलाता होगा। तो इनको चलाने के लिए शासक वर्ग शासक वर्ग रहा होगा। अब शासक वर्ग चाहे गण रहा होगा या चाहे मंत्री रहे होंगे या राजा रहा होगा
या पुरोहित रहेंगे, हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा माया कितनी बड़ी सभ्यता से कोई भी शासक वर्ग रहा होगा, व्यापार करने के व्यापारी वर्ग रहा होगा, और जो कि उस समय छोटे काम करने के लिए कोई श्रम वर्ग भी रहा होगा। हालांकि उस समय कर्म का निर्धारण जन्म आधारित था कि नहीं था, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी उस समय कोई व्यक्ति कृषि का कार्य करे या पशुपालन का कार्य करे, ठीक है, या उद्योगों में कोई काम करे या अन्य कोई कार्य करे, ये कार्य सारे जाति पर आधारित यानी जन्म आधारित थे या नहीं, जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी नहीं है, यानी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। उस समय के लोग क्या थे, जन्म पे आधारित कार्य होते थे, इसकी कोई जानकारी क्या हमें नहीं मिलती है। ये सारे क्या कार्य होते थे, जन्म पे आधारित कार्य थे, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन सारे काम होते थे, इसको हमें पता चलता है। और आपको एक बात बताऊं, आपने एक महिला की ऐसा आपने मूर्ति देखा होगा जो कुछ इस तरह की महिला रही होगी, आपने अगर ध्यान से देखा होगा कुछ इस तरीके से, तो उस महिला ने अपने कुछ पाँव को इस तरीके से फोल्ड करके, उसके जो हाथ, एक हाथ पैर पर कुछ इस तरह के रख के खड़ी हुई होगी। आपने अगर उसका देखा होगा, ये उल्टा हो गया, ये वाला जो हाथ अगर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से खड़ी रही होगी, इस तरीके से। अगर आपने कभी ध्यान से देखा, एक महिला रही होगी, ठीक है, आपके किताब में मिला होगा, जो अपने पैर को कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से ऐसे मोड़ के, अपने पैर को कुछ इस तरीके से मोड़ के हाथ पे इधर रख के, इसके हाथ में अगर आपने यहाँ देखा होगा तो एक ताबीज रहा होगा, ताबीज, ठीक है। तो लोग मानते हैं, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग झाड़ फूक, अंधविश्वास, काला जादू इत्यादि ऐसे चीजों पर विश्वास करते होंगे। इसका आप एनसीईआरटी एक महिला देखिए, जो काले रंग की एक मूर्ति रहेगी, पतली सी महिला रहेगी, जो कुछ इस तरीके से अपने जो है हाथ को इस तरीके से ऐसे मोड़ के खड़ा रहेगी, या हाथ को इधर रखते हो, तो इसके वहां पर आप देखेंगे तो क्या आपको एक ताबीज आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग झाड़ फूक पर विश्वास रखते होंगे, ठीक है। यह अनुमान इसके आधार पर लगाया जाता है। वास्तव में क्या है, इसका कोई प्रमाण नहीं। इसके साथ साथ उस समय जाति व्यवस्था, छुआछूत, दास प्रथा, महिलाओं की दशा, आवासीय संरचना, खान पान, पहनावा, शिक्षा, धार्मिक विश्वास, उस समय पढ़ाई लिखाई भी, क्योंकि उस समय लिपि मिली है, तो स्वाभाविक सी बात है लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग साक्षर थे। अब ये साक्षरता जन्मधारित थी कि कर्मधारित थी, इसकी कोई हमें जानकारी नहीं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को जन्मधारी शिक्षा पाने का अधिकार जो प्राचीन समय में रहा है, क्षत्रियों को भी रहा है, वैश्यों को भी थोड़ा किसी न किसी रूप में रहा है, लेकिन जो शूद्र वर्ण है इनको बिल्कुल नहीं रहा है। तो उस समय शिक्षा की हमें जानकारी मिलती है, लिपि की हमें जानकारी मिलती है, लेकिन वो सबको पढ़ने का अधिकार था कि कुछ लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था, वो जन्मधारी था कि कर्मधारी था, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। उससे आवासीय संरचना मैंने बता दिया, 2 मालीय घर होते थे। खान पान की अगर बात करें तो वो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, इस तरह के चीजों का वो लोग प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। समानता, हालांकि कुछ ऐसे आप साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मछलियों के हड्डियां हो गई, इससे पता चलता है कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों रंग है। लेकिन अनाजों के की भी जानकारी मिलती है, यानी कृषि करते थे, ये जान लिया, कृषि करते स्वाभाविक अनाज का तो प्रयोग करेंगे। उसके साथ कुछ मछलियों का हड्डियां भी मिले, जिससे ऐसा पता चलता है कुछ लोग, या सकी तो बात नहीं कर सकते, देखिए वहाँ के लोग मांस का भी सेवन करते थे, ठीक है। भाषा की भी जानकारी मिलती है, लिपि की भी जानकारी मिलती है, धार्मिक विश्वास। अब धार्मिक विश्वास की बात कर ले, जैसे जब हड़प्पा सब, आपने इजिप्ट के बारे में सुना है, जब आपको मालूम है जब इजिप्ट के लोग, जब वहाँ किसी व्यक्ति का जब देहांत हो जाता था, तो उनको क्या किया जाता था, उनको एक पिरामिड में उनको एक लेप उनके शरीर पर, पहले तो जब इजिप्ट में कोई व्यक्ति मरता था राजा शासक वर्ग को, तो उनका विश्वास होता था कि आने वाले भविष्य में जीवित हो सकते हैं, या जो भी उनकी विचारधारा रही होगी, हमें तो नहीं इसके बारे में जानकारी है। लेकिन जो लोग मर जाते थे उनके क्या, पहले उनके शरीर पर एक लेप लगाया जाता है, और लेप लगाने के बाद उनके शरीर पर पट्टी बांध के ऐसे त्रिकोना, ऐसे क्या
पिरामिड में उनको रख दिया जाता था ताबूत में बंद करके, और हम उन्हें क्या मम्मी कहते हैं, ठीक है। जब उन्हें रखा जाता था तो उनके साथ कुछ कीमती वस्तु, जैसे कीमती वस्तु, उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं या सोना चांदी आभूषण, ऐसे चीजों को भी, कीमती चीजों को भी उसमें रखा जाता था, उस पिरामिड में क्या रखा जाता था इजिप्ट में, ठीक है। वैसे हड़प्पा सभ्यता के जब मर जाते थे तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों जब दफनाया जाता था तो इनके शाब्दिक छोटी मोटी जो इनकी चीजें थे वो क्या दफनाया जाता, जैसे उनके कुछ घरेलू उपयोग के वस्तु हो गए, उनके उपयोग के वस्तु हो गए, या आप देखो जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में एक कब्र मिला है जहां पर एक व्यक्ति को दफनाया गया है, एक व्यक्ति को दफनाया गया, उसके साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया है। शायद ऐसा माना कुत्ता उसका प्रिय रहा होगा, और जो है उसके मरने के बाद कुत्ता को भी उसके साथ दफना दिया। ऐसा लोग माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते होंगे, पुनः जन्म पर या मृत्यु के बाद भी जीवन है, इस सभी चीजों को क्या विश्वास हड़प्पा सभ्यता के लोग करते होंगे। और क्या जो लोग मर जाते थे उनको जो दफन कर देते थे उनके साथ क्या जैसे तांबे के कुछ वस्तु हो गए, आभूषण कुछ हो गए, इस तरह के चीजें रखते थे। अगर महिला है तो महिला जैसे आभूषण सामान हो गए या जैसे दर्पण हो गए, इन सब चीजों का रखते थे। लेकिन कुल मिला जुला कर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कीमती वस्तुओं को नहीं दफनाते थे। यानी देखिए हड़प्पा सभ्यता में जितने भी कब्र मिले हैं, क्योंकि जितने भी कब्र मिले, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता 2 कब्र मिले हैं, ये एक कब्र है और ये क्या बी कब्र है। तो एक कब्र में कुछ कीमती वस्तुएं मिले हैं, बी कब्र में बहुत कीमती वस्तु नहीं मिली। तो ऐसा पता चलता होगा कि उस समय आर्थिक विभिन्नता थी, कोई अमीर बहुत ज्यादा रहा होगा, कोई गरीब रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर होगा तो ही तो इतने कीमती वस्तुओं को दफना रहा है। कोई गरीब व्यक्ति है, विश्वास से कुछ न कुछ दफनाना चाहिए, तो बहुत छोटे मोटे या कम कीमती चीजों को ही दफना रहे हैं। या ये माना जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कीमती वस्तुओं दफनाने पर विश्वास नहीं रखते थे, इत्यादि जो भी कारण हो। जबकि मिस्र में जो इजिप्ट का जो होता था पिरामिड, इसमें ये लोग कीमती वस्तु दफनाते थे उनके साथ, ठीक है। इसका आप एग्जांपल देखो, जम्मू कश्मीर में बांदा में एक व्यक्ति के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह के हम कह रहे हैं समाज में छुआछूत, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की दशा आदि सभी चीजों की जानकारी मिलती है। आप जो है कक्षा जो 12वीं का आपका जो ईट मनके तथा अस्थिया करके जो चैप्टर है, अगर आप उससे पढ़ें तो आपको इसके बारे में, समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। और समाज के बारे में केवल आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है, इसमें कोई फैक्टर नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है कोई, इसमें हाँ डाटा है, कुछ जानकारी दी गई है, उसको आपको समझना है। और ये जो है शॉर्ट में जो आपका 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, या जो लॉन्ग आपका प्रश्न आएगा, लॉन्ग जो प्रश्न आएगा जो 10 नंबर में, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एमसीक्यू के लिए तो समाज से शायद ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो समाज में एमसीक्यू के लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए 6-10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार देख लें। लॉन्ग के लिए मैं कहूँगा कि प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन 3 के बारे में पढ़े ही पढ़े, क्योंकि लॉन्ग प्रश्न इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे हर साल कोई भी पेपर मॉडल हो पूछता है, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, ठीक है। अब जानिए आगे, समाज में विभिन्न वर्गों के जानकारी हमें मिलती है। समाज में क्या विभिन्न वर्गों की क्या उपस्थिति की जानकारी मिलती है, जैसे कि शासक वर्ग, निचले शहर में रहने वाले लोग, शिल्प श्रमिक, व्यापारी, किसान इत्यादि। यानी समाज में विभिन्न वर्ग के लोग मिलते हैं, जैसे चाहे कारीगर हो गया, व्यापारी हो गया, शिल्पी हो गया, शिल्प करने वाला काम हो गया, शासक वर्ग हो गया, किसान हो गया, श्रमिक हो गया, इत्यादि की क्या हमें इत्यादि की भी हमें जानकारी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमको हड़प्पा सभ्यता में इन सबकी जानकारी मिलती है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मोहनजोदड़ो का, वहाँ की आवासीय संरचना को समझिए। जैसे मोहनजोदड़ो में क्या है, मैंने बताया ना आपको कि ये क्या है,
ये एक छोटा सा दुर्ग है जो चबूतरे पे क्या ये बना हुआ है, जो चबूतरे पे क्या ये बना हुआ है, ये चबूतरे पे क्या ये बना हुआ है, ये क्या चबूतरे पे क्या ये चबूतरे पे आपका एक शहर बना हुआ है, चबूतरे पे क्या आपका बना हुआ एक शहर है और बना हुआ है ये, और इसके बाद चारों से इसे घेरा गया है। ये छोटा है लेकिन ऊंचाई बना हुआ है। वहीं पर एक बहुत बड़ा शहर है जो नीचे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है लेकिन बहुत बड़ा है और इसको भी चारों से पक्की ईंटों से घेरा गया है। उसके बाद फिर इन दोनों एक साथ घेरा गया है और ऐसा माना जाता है कि जो ये ऊपरी वाला जो दुर्ग है जिसको दुर्ग नाम दिया गया है, यहाँ पे क्या शासक वर्ग रहते होंगे, पुरोहित वर्ग, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो विशेष और जो उनके समाज में जो इम्पोर्टेंट लोग होते होंगे, जो महत्वपूर्ण लोग होते होंगे, चाहे पुरोहित हो, चाहे शासक वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी उसमें रहते होंगे। और आम लोगों के लिए जैसे कारीगर हुआ, श्रमिक हुआ, किसान हुआ, इन सब के लिए ये निचला शहर निर्धारित था और ये बड़ा था। ठीक है, ये 2 महलीय तरह के घर पर ये मोहनजोदड़ो का है। ठीक, अब मोहनजोदड़ो में आप एक चीज और भी आप लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार या अन्नागार पाए गए हैं। स्नानागार नहाने के, अभी हम जब स्थानों को पढ़ेंगे एक एक स्थानों के बारे में हम देखते हुए चलेंगे। अभी तो केवल हम राजनीति को पढ़े हैं, अर्थशास्त्र को पढ़े हैं, अब हम समाज को पढ़े हैं। इसके बाद हम जो है एक एक स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो पढ़ेंगे 2 आधार पर पढ़ेंगे, एक तो कॉन्सेप्ट 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 पढ़ेंगे, एक तो फैक्ट और डाटा पर पढ़ेंगे। डाटा पर कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट में हम राजनीति को लेकर पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को लेकर पढ़ेंगे, समाज को लेकर पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फैक्ट डाटा में क्या करेंगे, जितने भी स्थान हैं जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगा हुआ, राखीगढ़ी हुआ, ठीक है, राखीगढ़ी होगा, फिर उसके बाद आलमगीर होगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा हुआ, हड़प्पा हुआ, ऐसे जितने भी स्थल, इन सब स्थलों के बारे में जो फैक्ट दिए हैं, जो डाटा दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि अगर कॉन्सेप्ट बेस्ट पे आ गया कि वहाँ के चलिए समाज के बारे में बताइए, अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए या राजनीतिक प्रशासन के बारे में बताइए, तो ये 10 नंबर पूछेगा तो आप लिख सकें। और जो फैक्टुअल प्रश्न पूछेगा कि किस जगह पे अन्नागार मिले हैं, तो आपके मोहनजोदड़ो में आपका मिला हुआ है, किस जगह पे स्नानागार मिला है तो आपका मोहनजोदड़ो मिला है, किस जगह नहरों के साक्ष्य मिला है तो सोतगोई में मिला है जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इस तरह के साक्ष्य क्या है फैक्ट में, डाटा में पूछ सकता है जानकारी में, तो इसको भी देखें। अभी हम इस पे चल रहे हैं, हमारा समाज चल रहा है, बाद में हम एक एक स्थान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए जरा एक सेकंड जरा रुके रहिए, जरा मैं कमेंट आप लोग का देख लूं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, किसी का कमेंट नहीं है। साक्ष्यों से सामाजिक भेदभाव के कुछ संकेत मिलते हैं। मनकों को बनाते समय शोषक एवं शासक का भेद मिलता है। कीमती धातुओं एवं कुछ अन्य साक्ष्यों के भी अनुमान लगाया जाता है। अब कुछ अन्य चीजों के देख लीजिए। हड़प्पाई चित्रकला, हड़प्पा कालीन चित्र के साक्ष्य मुख्य बर्तनों से प्राप्त होते हैं और उसके साथ साथ जो समाज में चित्रकला, संगीत, नृत्य जैसे भी चीजें थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता में लाल एवं काले बर्तनों का लाल काले बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। फिर बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। इन बर्तनों को अच्छे से रंगा जाता था, इस पर रंगाई की जाती थी, इस पर कढ़ाई की जाती थी। इस पर अपने आप में एक अलका, मतलब जो बर्तन होते थे वो सीधे सैंपल इस तरह से नहीं होते थे। इस पर तरह तरह के क्या होते थे, इस पर डिज़ाइन बनाए जाते थे। तरह तरह क्या, इस पर जो है आपके डिज़ाइन बनाए जाते थे। तरह इस पर डिज़ाइन कुछ इस तरह के, इधर डिज़ाइन हो गया, फिर इधर डिज़ाइन होगा, फिर आपका इस साइड डिज़ाइन हो गया। इस तरह के ऐसे कुछ डिज़ाइन बनाए जाते होंगे। फिर कुछ इस पर ऐसा डिज़ाइन बना के, इस तरह के क्या डिज़ाइन क्या बनाए जाते थे, रंगाई की जाती थी और चित्र भी बनाए जाते थे दीवारों पर, मूर्तियों पर। मूर्ति कला के भी साक्ष्य मिले। तो ये सारी चीज़ें क्या हड़प्पा सभ्यता में इसकी हमें जानकारी मिलती है। फिर ठीक है,
ठीक है। एवं पशु पक्षी इत्यादि के चित्र भी अंकित होते थे। और एक बात जान लिए, जो इनके हड़प्पाई मुहर थे, उन मुहरों पे लिपि की भी जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ कुछ पशु पक्षियों की भी जानकारी मिलती है। इन सब चीज़ों की भी क्या हड़प्पा सभ्यता में जानकारी मिलती है। और ऐसा माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पक्षी इन सब की पूजा शायद करते होंगे। और एक बात जान लिए, धर्म के बारे में जान लिए, हड़प्पा सभ्यता में जो धर्म था, या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो स्त्री की पूजा करते थे या पुरुष की पूजा करते थे, हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी या पुरुष सत्तात्मक थी, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती। जैसे भारत में अगर आप मेघालय में देख लो तो गारो, खासी जयंतियाँ, ये ऐसी जयंतियाँ हैं जो मातृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पर शादी के बाद जो है पुरुष जो होते हैं वो ससुराल जाते हैं, और जबकि महिलाएं नहीं जाती हैं। तो इन सभ्यताओं में क्या होता है, इन समाज में एक तरफ से बेटी के होने पर खुशी मनाई जाती है, जबकि बेटे को होने पर क्या एक तरफ से दुख मनाया जाता है। वहाँ पर गारो खासी जाए, क्योंकि मातृसत्तात्मक देश नहीं, मातृसत्तात्मक समाज है, गारो खासी जानते हैं। वहाँ पर बेटे को जन्म होने एक पर दुख मनाया जाता है, जबकि बेटी के होने पर क्या होते थे, खुशी मनाया जाती है। तथा वहाँ पर क्या संपत्ति का जो अधिकार होता है वो बेटी को मिलता है, ना कि बेटों को, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो शादी करने के बाद आए थे, और जो कि उनकी माता पीढ़ी दर पीढ़ी वो वहाँ पर रही होंगी। तो हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था कि पुरुष सत्तात्मक था। वो धर्म में स्त्री की पूजा करते हैं कि पुरुष के। जैसे हिंदू धर्म में आगे देख लो, देवियों की भी पूजा होती है, पुरुषों की भी होती है। हमने ठीक है, दोनों की पूजा होती है। वहाँ पर जो लिंग पूजन किसका करते थे, स्त्री का करते थे कि पुरुष का करते थे, देवी कौन सी थी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग, हम उसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। मातृसत्तात्मक थी कि पुरुष, उसके भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलता है ते समाज के बारे में। तो इसी के साथ से जो हमारा जो समाज वाला जो खंड है वो भी हमारा क्या समाप्त हो गया है। ठीक है, समाज से संबंधित जो टॉपिक था। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल, उन स्थलों को देखेंगे, उससे संबंधित जो डाटा है, जो फैक्ट है उसको देखेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में देखेंगे, और एनसीईआरटी की जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हुए इस चैप्टर को अंत करेंगे। तो अभी आज के लिए इस चैप्टर में, इस सेशन में इतना ही, और कल के वीडियो लेक्चर में फिर हम आप लोगों से मुलाकात होगी। यदि किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो अगले बार जो मैं आप वीडियो बनाऊंगा तो आपके नाम के साथ आपका जो कमेंट है मैं पढ़ूंगा, हाँ कि इन भाई साहब का इनका ये प्रॉब्लम है, और मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।